सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। तो अभी मैंने एक वीडियो डाला था एग्रीगेट टर्नओवर वाला जीएसटी में। तो मैंने देखा कि बहुत बच्चों को और भी कुछ डाउट्स हैं, तो आई फेल्ट कि मेरे को एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं सारे ट्रिकी पॉइंट्स कवर कर लूं जितने मुझे याद आते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो एक शॉर्ट सा वीडियो है, इसको देखना एक बार। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आप जनरली गलती करके आते हो, आपको डाउट रहता है। सुनना, सप्लाई चैप्टर के अंदर एक ब्रदर वाला पॉइंट होता है। क्वेश्चन आईसीआई जनरली क्या करता है, ब्रदर के साथ खेलता है। अगर ब्रदर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हो ना, लिखाओ कुछ भी नहीं बताओ कि भाई डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, इफ साइलेंट है, क्वेश्चन क्या है साइलेंट है, तो आपको क्या मानना है भाई को, डिपेंडेंट ही मानना है। क्या मानना है, डिपेंडेंट मानना है अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो। और अगर क्वेश्चन में बोल रखा हो कि नहीं भाई वर्किंग है, भाई वेल सेटल्ड है, तो जाके इंडिपेंडेंट मानना है। वाइफ और बच्चों को तो हमेशा डिपेंडेंट मानना है, वाइफ और बच्चे तो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन भाई के केस में जनरली क्वेश्चन भाई का ही आता है, तो भाई के केस में क्या करना है, अगर क्वेश्चन चुप है तो ही डिपेंडेंट मानना है, अदरवाइज क्वेश्चन चुप है तो डिपेंडेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला हो, ठीक है, तो ही आप इंडिपेंडेंट मानो। समझ रहे हो मेरी बात? कि बोलते हैं ना कि उसकी हाँ है तो ही हाँ है, अगर वो हाँ बोले। अगर कुछ नहीं दे रखा, कुछ ना बोले तो भी ना है, ना बोले तो भी ना है। तो ये आपको अज्यूम करके चलना है। ये ब्रदर वाला केस था। आगे सुनना, सप्लाई चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट में जहां पे बच्चे गलती करके आते हैं और आईसीआई खूब सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। एक बार केस स्टडी भी आई थी पूरी ऐसी की ऐसी, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का जो केस आता है ना। तो मिक्स सप्लाई के अंदर पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है, हो सकता है कि आईसीआई आपको एक ऐसा केस दे दे कि 10 आइटम दे दे, 10 आइटम की आपको वैल्यू भी दे रखी है और 10 की 10 की आपको रेट भी दे रखी है। जब वैल्यू भी दे रखी है और रेट भी दे रखी है तो मिक्स सप्लाई मत मानना। जब वैल्यू भी अलग से दे रखी है, जब रेट भी अलग से दे रखी है, तो मिक्स सप्लाई की जरूरत ही क्या होगी। मिक्स सप्लाई का कब आता है कॉन्सेप्ट, जब आपको टोटल वैल्यू दे रखी हो, अलग अलग वैल्यू नहीं पता हो, और रेट्स आपको खूब सारी दे रखी हो, तो आप क्या करते हो, टोटल वैल्यू पे हाईएस्ट रेट लगा देते हो। जब अलग अलग वैल्यू दे रखी है और अलग अलग रेट दे रखी है तो फिर उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो? तो यहां पे भी हम लोग गलती करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता है यहां से, तो कोई डाउट है ही नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है, अब देखो दो केस होते हैं, विद कंसिडरेशन। अगर विद कंसिडरेशन है इंपोर्ट, तो वो ऑलवेज सप्लाई मानेंगे। विद कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई, अब वो चाहे रिलेटेड से हो, अनरिलेटेड से हो, चाहे कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो, चाहे विदाउट कोर्स ऑफ, विद कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई, और कुछ सोचना ही नहीं। विदाउट कंसिडरेशन कभी भी सप्लाई नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक केस को छोड़ के। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन कभी भी सप्लाई नहीं मानते, कभी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक केस को छोड़ के। वो केस कौन सा है, रिलेटेड पर्सन से अगर आप इंपोर्ट करते हो प्लस कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस के लिए इंपोर्ट करते हो, रिलेटेड पर्सन प्लस कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस के लिए इंपोर्ट करते हो, तभी अपन सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, एग्जामिशन चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, आरसीएम के अंदर तो वही मोटर व्हीकल और जीटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसका मैंने एक रिवीजन वीडियो डाल रखा था, वो देख लेना अगर आपको आरसीएम नहीं आता तो। एट्थ का जो बी वाला पॉइंट है ना, एक वो थोड़ा सा ट्रिक है जहां पे बच्चे गलती करते हैं कि हमने पढ़ा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई भी सर्विस लेता है, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेता है, तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल अगर लेगा तो ही एग्जाम्प्ट है, स्कूल लेके बच्चों को दे रहा है तो एग्जाम्प्ट हो जाती थी। ठीक है, पर अगर कॉलेज लेगा ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो टैक्सेबल होती थी। लेकिन एक क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बस फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट बाय रोज मैरी कॉलेज। कॉलेज ने बच्चों से बस फीस कलेक्ट करी और फीस कितनी है, 2500। बच्चे इसको टैक्सेबल कर रहे हैं कॉलेज देखते ही। इसमें ऐसा कहां लिखा है कि कॉलेज ने बस की सर्विसेज दी है? कॉलेज खुद से सर्विस दे रहा है। देखो, कोई सा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई सी भी सर्विस दे, एनी सर्विस, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई सी भी सर्विस दोगे ना आप, तो वो एग्जाम मानी जाती है। इसमें क्या है, कॉलेज भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस दे रहा है, स्टूडेंट को दे रहा है, तो एग्जाम है, लेके थोड़ी दे रहा है किसी से। तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार एमटीपी वगैरह में देख लो आप, कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, ये एग्जामिशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब अपन एक बार आते हैं आईटीसी पे सीधा, फिर अपन बाकी चैप्टर्स पे आ जाएंगे। आईटीसी के अंदर है ना, एक पॉइंट ध्यान से सुनना मेरी बात। एग्रीगेट टर्नओवर वाला तो वीडियो आप देख ही लेना, जो भी डाला हुआ है मैंने। एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाता हूं जो मैं बताना चाह रहा हूं। एक आता है क्वेश्चन नंबर 45 करके। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, ये लास्ट अटेम्प्ट के आरटीपी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान से सुनिएगा। जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं, एग्जाम टर्नओवर निकालते हैं, तो एग्जाम टर्नओवर में हम क्या क्या चीजें डालते हैं आपको पता है कि जो एग्जाम सप्लाई होती है वो प्लस तीन चीजें और, आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई, लैंड एंड बिल्डिंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज का 1%। तीन चीजें लेस भी करते हैं, तीन चीजें इंक्लूड नहीं करते। अब एक बात मुझे बताना, जैसे एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, एक पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 45 और 46 सेम ही है, मतलब सेम एक ही क्वेश्चन है, कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं।
नहीं नहीं सॉरी, 44 और 45 सेम है, ठीक है, 44 और 45 सेम है। तो आपको क्वेश्चन नंबर ये आरटीपी मे 22 का जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, आपको ये खोलना है। अब इसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 44 और 45 दोनों सिमिलर सेम, मतलब एक दोनों के साथ कनेक्टेड है। 44 करोगे तभी 45 होगा। सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, तो पेज नंबर है 8.84, क्वेश्चन नंबर 44, आरटीपी में 22 का क्वेश्चन है। सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल 80 लाख रुपीस का, इंक्लूडिंग वैट ऑफ 5 लाख एंड एक्साइज ड्यूटी ऑफ 12,50,000। अब सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल नॉन टैक्सेबल सप्लाई आपको मालूम है, क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा? एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है, एग्जाम्प्ट हुआ, चाहे नॉन टैक्सेबल हुआ, चाहे एक्सपोर्ट हुआ, चाहे इंटरस्टेट हुआ। अब टर्नओवर में 80 लाख डालेंगे या ये लेस करेंगे, तो सुनना मेरी बात, ये टर्नओवर जीएसटी के हिसाब से निकाल रहे हैं अपन, और ये जो वैट का टर्नओवर, एक्साइज ड्यूटी का टर्नओवर है, जीएसटी का नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए अगर वैल्यूएशन चैप्टर की बात करूं मैं, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करूं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक्साइज ड्यूटी और वैट इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि जीएसटी देने की बारी आएगी तब तो हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिसाइड होता है कितना जीएसटी मिलेगा। लेकिन अगर आईटीसी चैप्टर का एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर ये 17,50,000 लेस हो जाएगा, इट विल कम 62,50,000 एग्रीगेट टर्नओवर। समझ लो, सवाल ये आता है कि अब जैसे अपन क्या करते हैं, कॉमन क्रेडिट को अपोर्शनमेंट करते हैं, कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय एग्रीगेट टोटल टर्नओवर। तो एग्रीगेट टोटल टर्नओवर में तो 62,50,000 ऐड होगा। क्या ये अमाउंट एग्जाम टर्नओवर में भी ऐड होगा क्या? अब आप ये बोलोगे कि सर एग्जाम थोड़ी हुआ, तो देखो सुनना मेरी बात, उस फॉर्मूले का बेसिक मतलब क्या था, ये मैंने जो क्वेश्चन है ना डिटेल में अगर आपको समझना है ना, तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईटीसी, उसमें ये भी डिटेल में समझाया है। कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि आपको कॉमन क्रेडिट में से दो चीजें अलग करनी है, कि कॉमन क्रेडिट में से कंप्लीटली जो आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ना उसका अलग कर दो, और जो अदर देन टैक्सेबल है उसका अलग कर दो। अब अदर देन टैक्सेबल को अपन बोलते हैं एग्जाम सप्लाई, पर इसका मतलब आप बेसिक वर्ड पे मत जाओ कि एग्जाम सप्लाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्प्ट ही है। एग्जाम सप्लाई का मतलब जो है कि अदर देन जो टैक्सेबल है ना वो एग्जाम में आ गए। जैसे सपोज करो अब ये जो पेट्रोल है ये एग्जाम सप्लाई नहीं है ऑल्दो, बट ये भी एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड होगा। आप टाइम स्टैम्प देख लेना उस वीडियो के नीचे, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो अगर हम देखो, अगर अपन इसका वो देखेंगे ना सॉल्यूशन में आप देखना, अगर टोटल टर्नओवर की बात करें, टोटल टर्नओवर इन स्टेट, तो कितना ऐड किया है इन्होंने, 62,50,000 ऐड किया है। ये वाला पॉइंट देख लो, 62,50,000 ऐड किया है, ठीक है। और अगर हम एग्जाम टर्नओवर की बात करें, तो एग्जाम टर्नओवर में इन्होंने सप्लाई ऑफ पेट्रोल एंड डीजल का 62,50,000 ऐड किया है, तो ये भी ऐड हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमसे एग्जाम में गलती हो सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया। आईटीसी का एक और पॉइंट है जो कि आरटीपी नवंबर 22 का एक एमसीक्यू पूछा गया था, जो का फर्स्ट केस स्टडी थी। आरटीपी नवंबर 22 का भी मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, लास्ट टाइम की आरटीपी बेटर थी, इस बार की तो एकदम आसान है। तो आप लास्ट टाइम की आरटीपी का भी मेरा यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख के चले जाना, आपको हेल्प मिलेगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कंपनी है जो कि महाराष्ट्र की है, और उन्होंने कोई बिजनेस इवेंट रखा, ठीक है, बिजनेस इवेंट रखा राजस्थान उदयपुर के अंदर, और एक होटल बुक कराया, और होटल को 3 करोड़ रुपए का पेमेंट किया इन्होंने। अब होटल के केस में आपको मालूम है हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, होटल के केस में वो भी आईजीएसटी नहीं लगता। अब कई लोग सोच रहे होंगे 10% लोग कि ऐसा क्यों, तो अब खुद ही सोचना कि लॉस कॉस्ट लगा के देख लो, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, होटल के केस में हमेशा आपको सीजीएसटी एसजीएसटी मिलेगा, ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर, वो आप देख सकते हो यूट्यूब पे ही है वो भी। अब क्या है कि जो 3 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है ना इन्होंने, वो टैक्स दिया इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट को, सीजीएसटी एसजीएसटी का 9% का, और खुद रजिस्टर्ड है कहां पे, मुंबई के अंदर। तो अब सुनना मेरी बात, अगर आईजीएसटी क्रेडिट होती तब तो मिल जाती, पर अब राजस्थान गवर्नमेंट को इन्होंने टैक्स दिया है, तो मुंबई की क्रेडिट कैसे मिलेगी, मुंबई वाले को नहीं मिलेगी, मुंबई में रजिस्टर्ड हो। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको फिर क्रेडिट नहीं मिलेगी होटल की। अब होटल की क्रेडिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एक ऑल्टरनेटिव है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी लोग ये करते हैं, और इस क्वेश्चन में भी ये किया हुआ है कि इन्होंने क्या किया कि भाई अमाउंट जब बड़ा हो ना, जब क्रेडिट मैटर कर रही हो, तो आप सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले लो। तो इन्होंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन ले लिया महाराष्ट्र में, अब जाके इनको क्रेडिट मिल जाएगी, सीटीपी का रजिस्ट्रेशन ले लो टेम्पररी बेसिस पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर इस तरह का कोई पॉइंट आ जाए कि लेट्स सपोज आप रजिस्टर्ड हो किसी भी स्टेट में, लेट्स सपोज आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो, और आपने गुजरात वाले गवर्नमेंट को क्या किया है, सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट किया है, तो आपको क्रेडिट नहीं मिल सकती। याद करो एक टीडीएस टीसीएस के अंदर भी पॉइंट होता था। टीडीएस के अंदर क्या होता था कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, ध्यान से सुनना, केस क्या होता था कि सपोज करो कि गुजरात, एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि गुजरात गवर्नमेंट है,
और वो राजस्थान बॉर्डर पे रोड बनवा रही है, राजस्थान बॉर्डर पे रोड बनवा रही है, ठीक है। अब सप्लायर कहाँ का है, सप्लायर है मान के चलो राजस्थान का, और रोड कहाँ पे बन रही है, रोड भी बन रही है, कहाँ पे बन रही है, राजस्थान के अंदर बन रही है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पे भी रोड की लोकेशन है, लोकेशन ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे भी अपन रोड बिछा रहे हैं। तो इस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, लॉस और कॉस्ट सेम स्टेट में हो गए, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस सप्लाई मान के चलते हैं, सप्लायर राजस्थान का है, रोड भी राजस्थान में बिछ रही है, और रोड बनवा कौन रहा है, गुजरात गवर्नमेंट बनवा रही है, ठीक है। तो अब केस क्या होता है कि अब गुजरात गवर्नमेंट सीजीएसटी एसजीएसटी का पैसा डिपॉजिट करवाएगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रोड बन रही है राजस्थान में, सप्लायर भी राजस्थान का है, लेकिन गवर्नमेंट है गुजरात की। सवाल ये आता है कि क्या गुजरात गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी, जैसे लेट्स सपोज कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट करेगी ना, आपको पता है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का जब पेमेंट करते हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट लेट्स सपोज कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर ए, अब मिस्टर ए जो राजस्थान का है और रोड भी राजस्थान में बनवा रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट उसको जब 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में, तो क्या टीडीएस काटेंगे, आंसर इज नो, इसके केस में टीडीएस नहीं कटेगा, इसके केस में टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, क्लियर है, ध्यान में रखना। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट कैसे राजस्थान गवर्नमेंट को सीजीएसटी एसजीएसटी का टीडीएस डिपॉजिट करवाएगी, क्योंकि या तो आपको राजस्थान का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर आईजीएसटी का टीडीएस कटता तो काट लेते, अपने ही स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी का कटता तो काट लेते, लेकिन यहां पे नहीं काट सकते। इसका भी देखो एक क्वेश्चन, एक मैं आपको दिखाता हूं समरी बुक के अंदर, टीडीएस वाला चैप्टर खोल के, एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट केस है वो टीडीएस वाला। ये देखो, सप्लायर एज वेल एज द प्लेस ऑफ सप्लायर इन स्टेट है, सप्लायर भी राजस्थान में था, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान में थी, एंड द रेसिपिएंट दूसरे स्टेट में था, ठीक है, रेसिपिएंट गुजरात का था, तो क्या टीडीएस काटेंगे, आंसर इज नो, टीडीएस नहीं काटेंगे। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक आपको क्वेश्चन नंबर 45 ध्यान में रखना है कि टोटल टर्नओवर और एग्जाम टर्नओवर में क्या आएगा, अगर उसमें एक्साइज ड्यूटी वैट का दे रखा हो तो वो जीएसटी के हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड मत कर लेना, ऑल्दो वैल्यूएशन चैप्टर के हिसाब से ऐड हो जाएगा, लेकिन जीएसटी के हिसाब से ऐड नहीं होगा, ठीक है, और वो एग्जाम सप्लाई में भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब एक सवाल आता है इंटरेस्ट का, रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बात करते हैं, तो आपको पता है कि अभी वो मैंने वीडियो डाला था एग्रीगेट टर्नओवर वाला, तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंक्लूड होता है आपके एग्रीगेट टर्नओवर में। आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, आप समझना। लेट्स सपोज आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, और आपका टर्नओवर है 25 लाख रुपीस, और आपको इंटरेस्ट मिला 5 लाख रुपीस का, क्या आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर तो इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर 30 लाख रुपीस का हो जाएगा, ठीक है। सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट तो सर्विस का कंपोनेंट होता है, और ये गुड्स हो गए 25 लाख के, तो अब लिमिट 20 लाख रुपीस की लगेगी या 40 लाख रुपीस की, आंसर इज दिस कि लिमिट 40 लाख रुपीस की लगेगी। इंटरेस्ट तो देखो यार, हर इंसान को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे तो कोई भी इंसान इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स करेगा, और आप बोल दोगे कि आप तो सर्विस भी दे रहे हो, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो फिर तो आपकी लिमिट कभी 40 लाख रुपीस पे हो ही नहीं पाएगी, आपको कभी बेनिफिट ही नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, आप तो बोल दोगे कि आप सर्विस भी दे रहे हो, तो ऑल्दो इंटरेस्ट एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा, लेकिन जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है ना, वो ये चीज डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी थ्रेशोल्ड 40 लाख हो गया 20 लाख। अगर इंटरेस्ट के कारण आपको कोई भी इनकम हो रही है ना, तो उस कारण से आप अपनी थ्रेशोल्ड को कम नहीं करोगे। लेट्स सपोज आपका एग्रीगेट टर्नओवर है 36 लाख रुपीस का, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स ही कर रहे हो आप, और आपको इंटरेस्ट मिला 5 लाख रुपीस का, जैसे पहले मिला था। अब आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड 40 क्रॉस कर गया, पर थ्रेशोल्ड यहाँ पे 40 लाख रुपीस ही दिखेंगे, ठीक है। तो ऑल दो इंटरेस्ट एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड हो रहा है, लेकिन थ्रेशोल्ड देखने के लिए इंटरेस्ट का कंपोनेंट काम में नहीं आता, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बट अगर मैं कंपोजिशन वाले चैप्टर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर की बात करूं, तो उसके अंदर हम इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं करते एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, कंपोजिशन चैप्टर के अंदर हम इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं करते एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, क्लियर है, ठीक है। तो अभी आईटीसी के अंदर मेन 3-4 चीजें थी जो मैं आपको बताया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के अंदर ये मैं आपको बताया इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं रिफंड चैप्टर पे। रिफंड चैप्टर में इस बार अमेंडमेंट आए, तो 895 का आने का क्वेश्चन की पूरी पॉसिबिलिटी है।
और किसी को रिफंड के क्वेश्चंस करने, मेरा छोटा सा वीडियो है यूट्यूब पे 1 घंटे से कम का ही होगा, रिफंड अंडर जीएसटी क्वेश्चंस मैंने मेरे चैनल पे ले रखा है, वो आप देख लेना, अमेंडेड तरीके से आपका काम बन जाएगा। अब रिफंड में एक चीज आप ध्यान रखना, जैसे अगर आप 89.4 और 89.5 देखते हैं ना, 89.4 जीरो रेटेड सप्लाई और 89.5 इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला, ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला 895। अब 894 तीन चीजें होती हैं। अब अपना एक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 894 की बात करूं तो नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ठीक है। अब ये नेट आईटीसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, नेट आईटीसी, यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, नेट आईटीसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो तीन तरह के तीन चीजों की क्रेडिट मिलती है हमें, एक तो इनपुट्स की, एक इनपुट सर्विसेज की और एक कैपिटल गुड्स की, ठीक है। अगर हम 894 की बात करें तो 894 में आपको इनपुट्स की भी क्रेडिट मिलती है, इनपुट सर्विसेज की भी मिलती है, लेकिन कैपिटल गुड्स की नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं 895 की बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स की क्रेडिट मिलती है, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स की नहीं मिलती। इसी कारण से इस बार अमेंडमेंट भी आया था। अमेंडमेंट के अंदर ऐसा नहीं था कि आपको इनपुट सर्विसेज की आईटीसी दे दी ना, अमेंडमेंट क्या था सुनना एक बार, अमेंडमेंट का तो वो वीडियो देख लेना, फिर डिटेल में हो जाएगा वीडियो, वो वीडियो आप देख लेना, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसी पॉइंट से आपके लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे, इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स। तो 894 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनपुट सर्विसेज की आईटीसी मिलती है, यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर देते हैं। और ये जो हम फॉर्मूला दिखाते हैं ना, नेट आईटीसी इनटू टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो जो नेट आईटीसी होता है, तो अगर 894 का हुआ तो हमको इनपुट और इनपुट सर्विसेज का होगा, 895 हुआ तो इनपुट्स का होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नेट आईटीसी करंट पीरियड का ही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको कोई ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो तो ओपनिंग बैलेंस भी आपको इंक्लूड नहीं करना है, ओपनिंग बैलेंस भी इंक्लूड नहीं करना है। और नेट आईटीसी के अंदर अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा हो 894 है और 4B की आईटीसी इतनी है, क्वेश्चन में दे रखा हो 894 है और 4B का कंपोनेंट, तो 894 और 4B आपको कहीं पे भी दिख जाए, चाहे वो नेट आईटीसी में दिख जाए, चाहे वो टोटल टर्नओवर में दिख जाए, आपको उसको अपनी एक्स की तरह इग्नोर करना है, देखना ही नहीं है 894 और 4B को। तो ऑल्दो रिफंड के लिए आप डिटेल में वो वीडियो देखना, आपको हेल्प मिल जाएगी। और रिफंड का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में 895 से आने की पूरी उम्मीद है, तो वो वीडियो जरूर आप देख के चले जाना रिफंड वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट ये आता है ड्रॉबैक चैप्टर के अंदर कि जो इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट, कि अगर आपने गलत तरीके से कोई ड्रॉबैक ले लिया, गलत तरीके से अगर आपने कोई ड्रॉबैक क्लेम कर लिया, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 15% की रेट से। अब बहुत लोग ये कंफ्यूज होते रहते हैं, वहां पे एक लाइन लिखी हुई है कि 2 महीने के अंदर आपको इंटरेस्ट पे कर देना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सॉरी, 2 महीने के अंदर आपने जो एक्सेस ड्रॉबैक ले लिया, लेट्स सपोज मेरे को ड्रॉबैक मिलना चाहिए था 10,000 रुपीज और मैंने ले लिया 20,000 रुपीज, तो लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि जो आपने एक्सेस 10,000 का पैसा ले लिया ना, वो आप 2 महीने में चुका दो। अब वो सिर्फ एक धमकी है कि पैसा चुका दो। अगर आपने 2 महीने में पैसा चुका दिया तो भी इंटरेस्ट तो उसी दिन से लगेगा। जैसे सपोज करो आपको 4 अप्रैल 2023 को आपने एक्सेस ड्रॉबैक क्लेम कर लिया और आप अब पेमेंट कर रहे हो 9 नवंबर को, ठीक है, तो अब 5 अप्रैल से लेके 9 नवंबर तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने रेट से? 15% पर एनम की रेट से। कितने पे? एक्सेस अमाउंट पे, 10,000 पे। 10,000 इंटू 15% और नंबर ऑफ डेज। सपोज करो आपने 4 अप्रैल 2023 को एक्सेस ड्रॉबैक क्लेम कर लिया और आपने लेट्स सपोज 5 जून को ही चुका दिया, 2 महीने के अंदर अंदर, तो भी इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो ये 2 महीने की जो बात है सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, और कुछ इसका सेंस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर भी अगर आपको और भी कोई पॉइंट लगते हैं जो आपको लगता है मेरे को समझाने चाहिए, जैसे कस्टम वैल्यूएशन के अंदर तो 20% ऑफ एफओबी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो मेरे कस्टम का वैल्यूएशन का रिवीजन मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, 1 घंटे का ही है, 70 मिनट्स का है, आप उसको देखना मेरे चैनल पे, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ ऐसे पॉइंट लगते हैं ना जहाँ पे आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है, तो आप मेरे को कमेंट में बताना, कमेंट बॉक्स में एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अभी इमीडिएटली मेरे को यही पॉइंट ध्यान में आ रहे थे। इस वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि सो दैट ऑटोमेटिकली लोगों को और भी दिख जाता है, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, क्योंकि मैं इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस और लेके आऊंगा, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।